हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अजीत बख्शी। मैं आपका दोस्त आज आपको बताऊंगा ऑरेकल के कुछ बेसिक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑरेकल एज ए डेटाबेस। ऑरेकल जैसा कि हम सब जानते हैं डेटाबेस, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑरेकल के साथ में, बट जो हम मुख्यतः वापरते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ में लाते हैं, उस प्रोडक्ट को हम जानते हैं ऑरेकल डेटाबेस के नाम से। इसके अलावा हमारा दूसरा ये जानने का उद्देश्य रहेगा कि फाइल क्या है, DBMS क्या है और RDBMS क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑरेकल का आर्किटेक्चर। अभी आर्किटेक्चर किसी भी एप्लीकेशन के लिए या किसी भी टूल के लिए बहुत बहुत ख़ास चीज़ होती है। ये उसी तरह है जैसे हम घर बनाने के पहले हमारा घर कैसा दिखेगा या उसका लेआउट क्या है, वो दिखता कैसा है, दिखेगा कैसा, ये जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं और फिर एक्चुअल बनाने जाते हैं तो वैसे ही हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो ऑरेकल का आर्किटेक्चर क्या है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो मिलकर ऑरेकल को चलने में मदद करती है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि इस ऑरेकल डेटाबेस को हम कनेक्ट करेंगे कैसे। और उसके बाद हम देखेंगे कि एसक्यूएल के पार्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें मिलकर एसक्यूएल बनाती हैं। फिर एसक्यूएल और एसक्यूएल स्टार प्लस के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सिलेक्ट का सिंटैक्स। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑरेकल एज ए डेटाबेस। हम जब देखते हैं कि हमें आजकल बहुत सारा डेटा के साथ हम लोग काम करते हैं, हम लोग हमारी जानकारी रहती है, जैसे हमारा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, ऐसी कई सारी डिटेल्स हम अपने पास लिख के रखते थे, या हमारे पास बहुत सारे आईडी कार्ड हैं, हम फ़ोटो लिख के रखते हैं। ये सब क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन या हमारे बारे में जो भी जानकारी है वो रखने का एक तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, अगर मैं इसको सेव कर दूँगा तो इसको मैं बाद में भी देख सकता हूँ या इसके मॉडिफाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे देखना है कि ऐसी कौन कौन सी फाइल्स है जहाँ पे मैंने ऑरेकल लिखा है, मान लीजिए मैं इसको एक जगह पे स्टोर करता हूँ, और इसको सेव करने के बाद मैं इसको एक नाम दे दूँगा और फिर ये एक फ़ोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाएगा। अब वहाँ पर मुझे ऐसी बहुत सारी अगर फाइल्स हैं जहाँ पे ऑरेकल लिखा हुआ है, तो उनके बीच में अगर ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ विंडोज़ में जाके मुझे सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर सर्च बार में मुझे लिखना पड़ेगा कि ये कंटेंट अगर यहाँ पर किधर भी किसी भी फाइल में लिखा हुआ है तो मुझे दिखाओ। ठीक है, तो विंडोज़ का सर्च जनरली क्या करता है कि वो फाइल का नाम देखता है, उस नाम से कोई फाइल है क्या तो वो ढूंढ कर लाएगा। अंदर का कंटेंट तो वो सर्च नहीं करेगा, इसके लिए कुछ और दूसरे टूल्स आते हैं जो आपको यूज़ करना पड़ता है, जो फाइल को रीड करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो हम वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक किया था, ये आ चुका है। अभी मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर डी ड्राइव में नाम दे देता हूँ, notes.txt। इसको मैंने सेव कर लिया। अब डी ड्राइव पे अगर मेरे को इसके अंदर का कंटेंट देखना है तो मुझे फाइल को मैन्युअली ओपन करके देखना पड़ेगा। विंडोज़ में दूसरे तरीके नहीं है, या तो फिर मैं दूसरे कमांड से जाके उसको टाइप कमांड से देखूँगा या और भी कुछ कर सकता हूँ। तो इन जनरल हमें जानकारी रखने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, हमारे पास फाइल होता है।
तो जब लोगों ने देखा कि ये फाइल में डालने के बाद इंफॉर्मेशन को निकालना, उसको ढूंढना, देखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। मतलब आपको याद होना चाहिए कौन सी फाइल में आपने क्या चीज़ रखी थी, और उसको फिर निकालो, एडिट करो, अपडेट करो। अपडेट करना इसलिए ज़रूरी होता है, मान लो आपका आज एक जगह पता था, कल आपने घर बदल लिया, तो आपका पता दूसरा हो गया है, तो आपको वो अपडेट करना पड़ेगा, है ना। तो आपको तत्कालिक जानकारी अपने पास रखने के लिए बार बार वो फाइल्स को बदलना पड़ता है। तो अब जब ऐसी तकलीफ़ें आने लगी तो धीरे धीरे आगे जाके एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे सॉफ्टवेयर्स का आविष्कार हुआ। इसमें क्या करते थे, इसमें फाइल को टेबल्स में रो और कॉलम के फॉर्मेट में ये सारी जानकारी को रखने लगे। अभी रो और कॉलम कैसा दिखता है, जैसे हम एक्सेल में लिखते हैं, समझने के लिए लगभग कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पे हम लोग एक्सेल में जैसे जैसे डेटा फिल करते हैं, वैसे ही यहाँ पर DBMS के अंदर रोज और कॉलम में डेटा को स्टोर करते हैं या संजो के रखते हैं। तो अभी जब हमने देखा कि DBMS के अंदर हम लोगों ने डेटा को स्टोर करना शुरू किया, तो शुरुआत में बहुत सारे कंपनी थी जिन्होंने अपना डेटाबेस बनाया। तो सभी डेटाबेस में अगर आपको डेटा जमा करना है, स्टोर करना है, या डिलीट करना है, या अपडेट करना है, सो सभी के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक रास्ता रहे, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए। इन स्टैंडर्ड्स को किसने बनाया? एक अमेरिकन नेशनल कंपनी है, इसको हम बोलते हैं एनसाई या एनसी स्टैंडर्ड। तो इन्होंने इस SQL सिंटैक्स का इजाद किया। अब ये देखिए, यहाँ पे विकिपीडिया पे आप SQL डालेंगे तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि SQL क्या है। इट इज़ अ स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ये क्या कहता है कि ये लैंग्वेज जो है बेसिकली इसके अंदर कुछ खास चीज़ें होना चाहिए, जैसे कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि आप जब टेबल क्रिएट करते हो और उसके अंदर डेटा जब आप स्टोर करने चाहोगे, तो टेबल क्रिएशन के लिए आप किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, किस तरह के कमांड्स का इस्तेमाल करते हो, उनको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वो टेबल आपने क्रिएट कर ली, अब उसके बाद आप उसमें डेटा इंसर्ट करोगे। तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड्स यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद में जब हम डेटा को हमने स्टोर कर दिया, टेबल बना ली, डेटा को स्टोर कर लिया, उस टेबल में हमने इंसर्ट कर लिया डेटा को, उसके बाद जब हम देखना चाहेंगे वो इंफॉर्मेशन को, तो हम किस तरह के कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज का है, जनरली इसके अंदर आता है सिलेक्ट कमांड, कि हमने जो इंफॉर्मेशन एक टेबल में स्टोर की है उसको हमें देखना है। इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंट कैटेगरीज होती है जिनके अंदर हम देखेंगे आगे कि उसके अंदर क्या क्या कमांड्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए ऑरेकल लाइव का एक सेशन हमने यहाँ पे खुल के रखा है। हमने यहाँ पे कुछ कमांड्स पहले से लिख के रखे हैं, उनको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, सो ये हमने एग्जीक्यूट किया, कंट्रोल एंटर सेलेक्ट करके। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने टेबल बना ली है। टेबल का नाम क्या रखा है? EMP या एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पर क्या है? डिपार्टमेंट ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID और उसका बर्थ ईयर, है ना, कौन से साल में उस एम्प्लॉय का जन्म हुआ था, और ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है।
तो अब हम देखते हैं कि ऑरेकल डेटाबेस हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख के रखे हैं। इससे पता चलता है कि हमें ऑरेकल डेटाबेस क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा है ऑरेकल रन्स ऑन वाइड वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स, यानी आप इसको विंडोज़, यूनिक्स, रेड हैट लिनक्स ऐसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको रन कर सकते हैं। हाईली सिक्योर्ड है, बहुत सारे मोड्स हैं इसमें। आप आपने जो भी डेटा स्टोर किया है उसका बैकअप लेने के लिए और उसकी रिकवरी करने के लिए बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं। फिर जो EF कॉड के रूल्स हैं जो हमने कॉलेज में पढ़े होंगे, EF कॉड ने कुछ रूल्स दिए थे, सो इसके मैक्सिमम रूल्स को ये कंप्लाई करता है ना। फिर इसके बाद में ऑरेकल जो है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन ऑन द फ्लाई सपोर्ट करता है। ऑरेकल जो के अंदर अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो आप कंप्लीट ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर सकते हैं। यानी आपने इंसर्ट मारा, कंट्रोल-C दबा दिया, यानी आपने ट्रांजैक्शन को बीच चलते में कैंसिल कर दिया है, तो वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा डेटा आपका इंसर्ट हो गया, आधा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा एक सिंगल इंसर्ट के लिए या किसी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए। फिर इसमें आप डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए डिफरेंट आप यूज़र्स या स्कीमा बना सकते हो एक ही डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर, है ना। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक था फाइल वर्सेस DBMS वर्सेस RDBMS। तो जैसा हमने देखा यहाँ पर, हम लोग पहले क्या करते थे, फाइल्स को ऐसे स्टोर करते थे अलग अलग ड्राइव्स में। फिर अब इसके अंदर चैलेंजेस क्या थे कि ये सारी फाइल्स जो होती थी इसके अंदर एक एक करके आपको एक तो पहले याद रखना पड़ेगा कि आपने कौन सी फाइल के अंदर क्या लिखा है, फिर वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये मैनुअल काम बहुत ही मुश्किल होता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो आगे जाके हमें क्या मिला, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करते थे, ये सॉफ्टवेयर डेटाबेस को मैनेज करते थे। डेटाबेस यानी एक आपके डेटा को स्टोर करने का मैकेनिज्म, ऐसा समझ लीजिए। जैसे आप अपने डेटा को, अपनी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको अलाउ करने के लिए ये सॉफ्टवेयर मदद करते हैं। अगर फाइल सिस्टम में कोई फाइल अगर गलती से आपने शिफ्ट डिलीट कर दी और रिसाइकल बिन भी क्लियर कर दिया है, तो उसकी रिकवरी होना मुश्किल होता है। फिर आपको कुछ अलग फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर टूल्स को इस्तेमाल करके ही आप कर सकते हैं। लेकिन डेटाबेस में अगर आपने गलती से कोई टेबल या डेटा डिलीट कर दिया तो आपके पास फिर भी कई सारे ऑप्शंस हैं उस लॉस्ट डेटा को रिकवर करने के लिए। आप कोई जानकारी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास बैकअप एंड रिकवरी के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा कैसा है, क्यूरी प्रोसेसिंग ये एक ऐसा पैरामीटर है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे फाइल सिस्टम्स में, तो यहाँ पे आपको फाइल के अंदर का कंटेंट जैसे आपको ढूंढना है कि यहाँ पे ऑरेकल कौन सी फाइल्स के अंदर लिखा है, तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आप सिर्फ ऑरेकल लिख देंगे तो ऑरेकल नाम की फाइल ज़रूर ढूंढ के लाएगा, लेकिन वो फाइल्स के अंदर ऑरेकल लिखा है क्या, वो नहीं ढूंढ पाएगा, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये DBMS सॉफ्टवेयर एफिशिएंट या बहुत ही आसान तरीके से हमें जानकारी ढूंढने में मदद करता है। और ये किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, ये ANSI स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर SQL को स्टैंडर्डाइज किया गया है। यानी SQL किसी भी डेटाबेस के अंदर यूज़ होगी, उसके कुछ सेट रूल्स बनाए हैं कि उसमें ये इस तरह के स्टेटमेंट्स होंगे ही। यानी कौन से, DDL, DML, DQL, ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये सभी कैटेगरी के
स्टेटमेंट आपको हर डेटाबेस में मिलना चाहिए, ये इसका स्टैंडर्ड है। यानी सिलेक्ट अगर आपको पता है किसी भी एक डेटाबेस के अंदर, तो वही सेम सिलेक्ट आप किसी भी डेटाबेस में आप चलाएंगे। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर इधर उधर होगा, लेकिन जो मेजॉरिटी या जो सिंटैक्स है वो बदलेगा नहीं आपका, है ना। वो जो भी एनसी स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने वाले डेटाबेसेस हैं, उन सभी में एसक्यूएल का सिंटैक्स एक जैसा ही रहेगा। थोड़े बहुत फीचर्स ऐड करने की छूट है, जो अलग अलग डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स में आपको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने को मिलेगा। अभी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट, अभी ये जो फाइल है, अगर मेरा डेटाबेस अभी जैसे यहाँ पे कोई भी एक फाइल है, मान लीजिए ये कुछ फाइल्स हैं, राइट, ये सब मेरी फाइल्स हैं। अगर इसको मैंने लैपटॉप मेरा किसी अपने फ्रेंड को दे दिया, तो यहाँ पे आके कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है ना। ऐसे ही अगर ये फाइल किसी शेयर्ड लोकेशन पर रखी है, तो इसको कोई भी आगे मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी हुई नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी के लिए, कि डेटा आपका डायरेक्टली कोई देख नहीं सकता है, जानकारी आपकी छुपी हुई रहेगी। जो भी इसके वैध यूज़र्स हैं, जो वैलिड यूज़र्स हैं, उन्हीं को ये जानकारी दिखेगी, वो भी एसक्यूएल का इस्तेमाल करके डेटाबेस में लॉगिन करने के बाद, इसके अलावा नहीं दिख सकते। यूज़र एक्सेस, फाइल सिस्टम, अगर आपने फाइल रखी है तो इसमें एक बार में एक ही यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकता है। ओपन करके मॉडिफाई एक समय पे एक ही व्यक्ति कर सकता है। मल्टीपल या बहुत सारे लोग एक साथ एक ही फाइल दी गई, एक टेबल में अगर 3 से 4 यूज़र्स हैं, तो वो एक साथ एक ही समय पे उसको अपडेट कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जहाँ पे हम लॉक्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये समझेंगे कि कैसे एक यूज़र के रिकॉर्ड्स को दूसरा यूज़र मॉडिफाई नहीं कर सकता। यानी अगर आपने एक यूज़र ए है, दूसरा यूज़र बी है, अगर ए यूज़र ने कुछ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स पर अपडेट किया है, तो बी यूज़र उन्हीं सेट ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर कोई और ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो रोज़ लॉक हो जाती है उस पर्टिकुलर ए यूज़र के लिए। ठीक है, तो ये हम जब आगे जाके कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जैसा कि हमने देखा कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा को डायरेक्टली यूज़र्स को दिखाने से बचाता है, डायरेक्ट एक्सेस देने से बचाता है। आप इसे फाइल सिस्टम पे जाके कोई भी DBF फाइल, ऑरेकल की इंटरनल डेटाबेस फाइल ओपन करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह से ये डेटा को एनक्रिप्ट करके रखता है, फाइल्स को एनक्रिप्ट करके रखता है। फिर इसमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। अभी जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारी एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में जैसे जैक है, ये डिपार्टमेंट ID 10 में काम करता है। कल को ये डिपार्टमेंट ID 10 मान लीजिए ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट। कल को इस फाइनेंस डिपार्टमेंट का ID चेंज हो गया, या लोकेशन चेंज हो गई, या कुछ और चीज़ की वजह से ये ID बदल जाता है। मान लीजिए ये हो जाता है 12, तो ये 12 हर जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए, करेक्ट। ये आपको, अगर आपने फाइल में जानकारी रखी, तो आपको हर जगह जाके ये 10 को 12 करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, अगर आपके पास 1000, 2000 या लाख के आसपास एम्प्लॉइज़ हैं और आपको हर एक की फाइल में जा के उसका ID मॉडिफाई करना है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आपको इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो, इसके लिए DBMS में कुछ आपको फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? एक्चुअल में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये है कि अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में कोई एक डिपार्टमेंट ID जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मान लीजिए यहाँ पे 30 तक मेरे पास डिपार्टमेंट टेबल है, और यहाँ पर खाली 10 और 20 का ही एंट्री डाला हुआ है। डिपार्टमेंट ID 10 फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ID 20 HR है।
तो अगर मेरे पास 30 नाम का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं तो मैं यहाँ पे एंट्री ना डाल सकूँ, एक तो ये। और अगर मैं ये एंट्रीज, मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट टेबल में जाके HR एंट्री उड़ाना चाहूँ, तो इस HR से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड जो हैं, या तो वो किधर और मुझे टैग करना चाहिए, ये एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो डिपार्टमेंट ID 20 को या HR को टैग हैं अभी, अगर मैं HR डिपार्टमेंट हटा रहा हूँ तो मुझे ये सारे एम्प्लॉयज़ को भी तो हटाना पड़ेगा। यानी अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरी किसी फाइल में रखी है तो साथ में इसके साथ में ये भी जाना चाहिए। यानी ये क्या है, रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है? डिपार्टमेंट का रेफरेंस है। तो जो इसके साथ होगा वो इसके साथ भी होना ज़रूरी है। ये होती है रेफरेंशियलिटी। तो इसको एनफोर्स करने के लिए डेटाबेस में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये हमने समझा अभी कि DBMS वर्सेस फाइल का डिफरेंस क्या है और क्यों डेटाबेस में जानकारी रखना ज़्यादा सुरक्षित है। अब यहाँ तक हमने देखा कि DBMS और RDBMS क्या है और Oracle इन दोनों में से क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, RDBMS है, Oracle है RDBMS, है ना। और पहले जो ऐसे ये सारे डेटाबेसेस होते थे, XML, विंडो रजिस्ट्री डेटाबेस, फॉक्सप्रो, लोटस 23, ये सारे DBase 3+, ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस आते थे। तो ये सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? DBMS के। अब RDBMS और DBMS में खाली एक वर्ड का फर्क आपको लग रहा होगा, वो है R। ये R का मीनिंग क्या है? R का मीनिंग है रिलेशनल, है ना। रिलेशनल मतलब क्या होता है? बेसिकली रिलेशनल कि मेरे दो, हम मान लीजिए यहाँ पे दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉई है और ये डिपार्टमेंट टेबल है ना, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट टेबल। तो इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशन है। किस टाइप की रिलेशन है? एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, जैसे जैक है, जिल है ना। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट का रिलेशन है मल्टीपल एम्प्लॉयज से। तो ये किस टाइप की रिलेशन हो गई? 1 to many। अब मान लीजिए हर डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट का अकाउंट है। इस अकाउंट से ये पता चलेगा कि ये डिपार्टमेंट को सालाना कितना खर्चा करने की अनुमति है। तो हर डिपार्टमेंट को कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो लेट्स से डिपार्टमेंट ID 10 है, तो इसको सालाना 10,000 तक खर्चा करने की छूट है ऑफिस के काम में, है ना। तो और इसका अकाउंट नंबर होगा 8001, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये डिपार्टमेंट है, ये इसका अकाउंट है, हर डिपार्टमेंट का एक अकाउंट है। तो अब एक डिपार्टमेंट एक अकाउंट, ये किस टाइप की रिलेशनशिप हो गई? ये हो गई 1:1, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। तो रिलेशनशिप कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। क्या क्या टाइप है? 1 to 1, 1 to many और many to many, ठीक है। अब मैनी टू मैनी का एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं और इस क्लास में कुछ टीचर्स पढ़ाने आते हैं, करेक्ट।
हम मान लीजिए दो टीचर्स, लेट्स से टीचर 1 तो यहाँ पर देखिए एक टीचर दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक ही क्लास के अंदर। एक क्लास के अंदर दो टीचर पढ़ा रहे हैं और दोनों टीचर दो दो सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक टीचर दो सब्जेक्ट ले रहा है, यानी टीचर टू सब्जेक्ट 1 to many का रिलेशनशिप हुआ। और कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेट्स से 30। तो और यहाँ पर 30। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या हुआ, टीचर टू सब्जेक्ट का, एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट्स, यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ये हुआ आपका मैनी टू मैनी। यहाँ पर हम देते हैं सब्जेक्ट एंड चिल्ड्रंस या स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट्स और स्टूडेंट्स के बीच में क्या रिलेशन हुआ, मैनी टू मैनी। टीचर्स एंड सब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन हुआ, 1 to many, ठीक है। और जैसा हमने यहाँ पे देख लिया था 1 to 1 डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस अकाउंट के बीच में यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप। तो आई होप आपको रिलेशनशिप क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो अब हम आगे चलते हैं। सो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए, जैसे सिक्योरिटी इसके अंदर बढ़ा दी गई है, काफ़ी बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें हैंडल किया जा सकता है, लाइक 8 पेटाबाइट्स एंड ज़ीटाबाइट्स आप इसमें बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज की तारीख में जो RDBMS है वो है MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle, Microsoft Access। इसके Microsoft Access इज़ नॉट कम्प्लीटली RDBMS, बट हाँ ये इसके कई सारे रूल्स को फॉलो करता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, जैसे इंग्रेस है, साइबेस है, ये सारे भी डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जो आज भी यूज़ में आते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पर और समझा कि फाइल वर्सेस DBMS वर्सेस RDBMS, इसमें क्या अंतर है, क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर की जाती है, इनके प्रोज एंड कॉन्स, इनके फ़ायदे और नुकसान क्या है, ये हमको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं ऑरेकल आर्किटेक्चर। अब हम इसको समझेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑरेकल की साइड से ये इसका आर्किटेक्चर हमने ओपन करके रखा। जब ऑरेकल डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं तो ऑरेकल सर्वर के अंदर क्या होता है, ऑरेकल सर्वर होता कैसा है, एक्चुअली काम कैसे करता है, तो ये इसके लिए हमको आर्किटेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये है ऑरेकल का आर्किटेक्चर डायग्राम। यहाँ पे लिखा है, देखिए, क्लाइंट एप्लीकेशन और क्लाइंट प्रोसेस, यानी ये मेरी मशीन है। अगर ये किसी डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करेगी तो सबसे पहले यहाँ क्या होना चाहिए, एक थिक क्लाइंट होना चाहिए। थिक क्लाइंट कैसा हो सकता है,
ऐसा हो सकता है SQL स्टार प्लस या एक नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट से मैंने SQL स्टार प्लस को इन्वोक किया, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर SQL कोई भी SQL टूल आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे SQL डेवलपर है, टूल है, ये सारे आपके थिक क्लाइंट्स हैं। अपने थिक क्लाइंट से या कोई भी क्लाइंट एप्लीकेशन से अपने सर्वर को रिक्वेस्ट दी कि मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो यहाँ से आपकी सबसे पहले एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है कि मुझे क्या करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो इसको बोलते हैं कनेक्ट का पैकेट, कनेक्ट पैकेट। और ये कनेक्ट पैकेट जब ऑरेकल डेटाबेस लिसन करता है, क्या करता है, लिसन करता है, सुनता है, तो उसके बाद ये रिक्वेस्ट आगे जाती है, कनेक्ट पैकेट आगे जाता है किसके पास, डेटाबेस इंस्टेंस या के अंदर सर्वर प्रोसेसेस होती है कुछ, उनके पास से कनेक्ट पैकेट जाता है, जो कि इसको समझते हैं कि ओके आपको कनेक्ट करना है। तो अब ठीक है, आपको अगर एक्सेस देना है डेटाबेस का, तो सबसे पहले आपको कौन, पहले तो ये बताओ, तो आपकी जो भी, अगर आपको एक्सेस ग्रांट करना है तो आपको ऑथेंटिकेशन हुआ कि आप लेजिटिमेट यूज़र हो के लिए, आप तो पहले कर देंगे कि भाई आपको नहीं अंदर आने देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा सर्वर प्रोसेस तक हमारा कनेक्ट पैकेट आ गया। यहाँ पे डेटाबेस ने चेक किया कि वो रिक्वेस्ट वैलिड है, करेक्ट रिक्वेस्ट है, जो यूज़र आईडी पासवर्ड पास हुआ है वो करेक्ट है। तो ये सब जानकारी लेने के बाद में वो आपको क्या देगा, एक्सेस देगा। किस चीज़ का एक्सेस देगा, डेटाबेस का एक्सेस देगा कि हाँ अब आप इसमें से आपको जो जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं, जो आपको जानकारी रखनी है आप रख सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे सर उसको बोलता है ओके अभी आप करेक्ट यूज़र हो, करेक्ट यूज़र हो गए तो डेटाबेस बोलेगा ओके सब मामला ठीक है, वापस यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा, आपको क्लाइंट एप्लीकेशन को एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको आ जाएगा कनेक्टेड, कनेक्टेड लिखा आ गया, कनेक्टेड ऐसा लिखा आ गया, मतलब आप डेटाबेस को हो गए हो कनेक्ट। अब आप ये DDL, DML, DQL ये सब चलाने के लिए आप फ्री हो, ये सारी चीज़ें आप चला सकते हो। तो ये बेसिकली इसका आर्किटेक्चर था। अभी इसमें थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा डेटाबेस सर्वर में कुछ चीज़ों के बारे में इसने मेंशन किया। क्या क्या बोला इसने, इसने बोला है, इसने कहा है डेटाबेस इंस्टेंस, इसने कहा सर्वर प्रोसेसेस, और फिर बाद में इसमें इन्होंने मेंशन किया है डेटाबेस और डेटा फाइल और सिस्टम फाइल। ये कुछ चीज़ें हमने कही हैं। अभी क्या है तो ये हम देखते हैं। तो जब भी हम ऑरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो वो एक डायरेक्टरी में इंस्टॉल होता है। तो अभी जैसे मैंने अगर ऑरेकल इंस्टॉल किया है, ये ऑरेकल 21C है, तो ये एक डायरेक्टरी में इंस्टॉल किया है। इसको कहते हैं ऑरेकल होम डायरेक्टरी या ऑरेकल होम, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑरेकल की सारी बाइनरीज या लाइब्रेरीज इसके अंदर होती है, ठीक है। तो अगर आपको जैसे ये मैंने SQL प्लस लिख के यहाँ पे SQL प्लस कमांड इन्वोक किया है या एग्जीक्यूट किया है, इसके पीछे कारण क्या है कि विंडोज़ ने पहचान लिया कि मुझे SQL प्लस लिखा है, तो यहाँ पर जाके SQL का बाइनरी फाइल एग्जीक्यूट करना है। कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल होता है echo यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ऑरेकल का ये पाथ यहाँ पर है जो कि इसको ढूंढने में मदद करेगा कि ये SQL कमांड SQL.exe को मुझे कहाँ ढूंढना है। तो यहाँ से प्रेसिडेंस चालू होता है, क्या इस फोल्डर में है, क्या ये इस फोल्डर में है, क्या ये इस फोल्डर में है। तो यहाँ पर देखा इसने ऑरेकल होम के अंदर बिन के अंदर, अरे हाँ यहाँ पर SQL+.exe है, तो मुझे ये SQL+.exe को इन्वोक करना है। तो इस तरह से ये काम करता है।
तो ऐसे यहाँ इसके थ्रू हम ऑरेकल डेटाबेस को कनेक्ट भी करते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर। तो ऐसे हमारे पास एक थिक क्लाइंट है। तो ये लिसनर क्या है? तो जैसे मैंने अपना यहाँ पे ऑरेकल डेटाबेस इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर एक फोल्डर है, इसको डेटा नेटवर्क, इसके अंदर एडमिन। यहाँ पर आपको 3 फाइल देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं सैम्पल में जाता हूँ। एक है tnsnames.org, एक है sqlnet.org, तीसरी listener.org। ठीक है, इनको मॉडिफाई अगर आप हाथ से ना करें तो बेटर होगा। इसके लिए ऑरेकल ने कुछ टूल्स प्रोवाइड किए हैं। इसके लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, इस तरह से आप यहाँ पे स्टार्ट में जाके और ये नेट CA ऐसा फिल करना। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको रन करना है। तो ऐसे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज ये कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके netca लिख दिया, यहाँ पर मुझे ऑप्शंस देखना है, मुझे लिस्नर कॉन्फ़िगर करना है, तो हम इसको देखना है। हालांकि मेरा लिस्नर कॉन्फ़िगर्ड है अभी, तो मैं क्या करूँगा, अभी इधर रिकॉन्फ़िगर पे क्लिक करता हूँ। अगर मुझे नया लिस्नर ऐड करना है तो मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है, और फाइनली ये जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी है कहाँ पे जाके स्टोर होगी, तो ये ऑरेकल होम का पाथ है। ऑरेकल होम पाथ में यहाँ पर 3 फाइल्स बनती हैं, इसमें से एक ये फाइल है listener.org। इस फाइल को हम लोग ओपन करके देखते हैं। इस फाइल में जो भी लिस्नर की डिटेल सेव होगी वो सब यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे। हम इसको देख भी सकते हैं बाद में। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे listener.org को ओपन कर लिया है। तो इस तरह से हम एंट्रीज देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे हम डिटेल्स डालेंगे listener.org में, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं इस फाइल को। ठीक है, और हम चलते हैं आगे आर्किटेक्चर में। यहाँ पर हमने देखा डेटाबेस सर्वर। इस डेटाबेस सर्वर के अंदर क्या क्या है? डेटाबेस इंस्टेंस, मेमोरी एंड प्रोसेसेस। इसके अंदर सर्वर प्रोसेसेस। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ऑरेकल को शट डाउन किया है। जब मैं स्टार्टअप करता हूँ तो ऑरेकल का इंस्टेंस स्टार्ट होता है। ऑरेकल का इंस्टेंस ये स्टार्ट हुआ। और क्या क्या होता है जब इंस्टेंस स्टार्ट होता है? तो ये कुछ मेमोरी एरिया एलोकेट करता है। क्या क्या मेमोरी एरिया एलोकेट करता है? इसने क्या किया, SGA इसने एलोकेट किया। फिर उसके बाद डेटाबेस बफर्स के लिए कुछ मेमोरी एरिया एलोकेट किया, कुछ रेडी बफर्स के लिए इसने मेमोरी एरिया एलोकेट किया। ये सारी चीज़ें इसने की। तो जो यहाँ पे लिखा है हमने देखा यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद इसने क्या किया, एक्सेस ग्रांट की डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस जो कि बना है डेटा फाइल्स और सिस्टम फाइल्स से। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी सब डेटा फाइल्स, रेडियो फाइल्स, सिस्टम फाइल्स, ये सारी डेटाबेस फाइल्स यहाँ पे रिसाइड करती हैं। ठीक है, तो ये फाइल्स को अगर हम रीड करने जाएंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि ये सारी फाइल्स एनक्रिप्टेड होती है। लेकिन डेटाबेस इनको खुद रीड कर सकता है और
उसके बाद हम इनके ऊपर DDL DML ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, डेटाबेस सर्वर के अंदर क्या होता है, डेटाबेस इंस्टेंस होता है। ये डेटाबेस इंस्टेंस में क्या है, दो चीज़ है, एक सिस्टम ग्लोबल एरिया है और दूसरा प्रोग्राम ग्लोबल एरिया, ये PGA जिसको कहा जाता है। SGA और PGA, ये SGA क्या मेंटेन करता है, SGA कनेक्ट करने में मदद करेगा, जो भी आपका डेटा आ रहा है वो SGA में आएगा और वहाँ से आपको पास होगा क्लाइंट एप्लीकेशन। PGA क्या क्या मेंटेन करता है, सर्वर प्रोसेसेस को मेंटेन करता है, और जो सर्वर प्रोसेसेस को मेंटेन करता है प्लस जो आपके सेशंस आ रहे हैं, जो सेशन की रिक्वेस्ट आ रही है उनको भी मैनेज करता है PGA, ठीक है। और SGA मैनेज करता है साथ में बैकग्राउंड प्रोसेसेस को और PGS को, है ना, जो इनको लगने वाली मेमोरी है वो सब भी इसको एलोकेट करने में मदद करता है। बैकग्राउंड प्रोसेसेस को मैनेज करने में मदद करता है कौन, SGA। और PGS जो है ये आपका जो कनेक्शन बनता है, जैसे आपने क्यूरी ली थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिटी गया डिपार्टमेंट ID 0 to 1 0, तो वो जो 101 है वो PGA में स्टोर्ड रहेगा और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ELP वेयर और पूरी जो क्वेरी है ये जाएगी SGA में, यहाँ पे जाके पास हो जाएगा। और फिर बाद में जो भी पास होने के बाद एग्जीक्यूट जब होगी तो डेटाबेस की डेटा फाइल से वो सारे डेटा रीड करके SGA में लोड होगा और फिर बाद में आपको भेज दिया जाएगा आपके क्लाइंट एप्लीकेशन पर। ये ऐसा फ्लो होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने SGA को थोड़ा डिटेल में समझाया है। SGA के अंदर क्या क्या होता है, शेयर टूल होता है, फ्लैशबैक बफर होता है, इन मेमोरी एरिया होता है, मैम ऑप्टिमाइज टूल है, डेटाबेस बफर कैशे है, रिडू लॉक बफर है, लार्ज टूल है। ये सब के बारे में हम विस्तार से जान सकते हैं, या फिर हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ये ऑरेकल का डॉक्यूमेंटेशन है, इसका गौर से पढ़िएगा, इसमें हर चीज़ के बारे में दिया हुआ है कि शेयर टूल किस लिए इस्तेमाल होता है। अभी जैसे शेयर टूल क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज द शेयर टूल स्टोर्स पास्ट SQL PL/SQL कोड्स, यानी जो भी SQL और PL/SQL के कोड्स रहेंगे उनको पार्सिंग करने का काम कौन करता है, शेयर टूल। शेयर टूल के अंदर लाइब्रेरी कैशे होता है जहाँ पे आपके PL/SQL के कोड पास होने के बाद स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सब चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। SGA के बारे में हमने देखा, ऐसे ही आप एक डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिएगा, मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ें, इससे आपको इसकी इंटरनल चीज़ों की जानकारी हो। ये जो हमने अभी तक देखा और समझा है ये एकदम बेसिक है, ठीक है। एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि ऑरेकल के अंदर कनेक्ट होता कैसे है और ऑरेकल के अंदर क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। एक डेटाबेस इंस्टेंस किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, SGA और PGA, और साथ में उसके क्या क्या होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस होती है और सर्वर प्रोसेसेस होती है। इतना पता होना ही चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों से मिलकर आपका बनता है डेटाबेस इंस्टेंस। ये है आपका आर्किटेक्चर ऑरेकल का, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कनेक्शन टू ऑरेकल डेटाबेस। अभी हमारा डेटाबेस अप हो गया है और कनेक्शन स्टार्टेड, ठीक है। डेटाबेस माउंटेड, डेटाबेस ओपन, ये अलग अलग स्टेजेस है डेटाबेस की। सो जब ये आ गया डेटाबेस ओपन, तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्यूरीज चला सकते हैं। क्या क्या क्यूरीज चला सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सबसे बेसिक स्टेटमेंट,
ठीक है, अब ये हमें ये पता चल गया हमारे डेटाबेस का नाम क्या है। अगर हमें देखना है इसका स्टेटस क्या है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने की एग्जीक्यूट की सिलेक्ट नेम कॉमन ओपन फ्रॉम रीड अवर डेटाबेस। तो इसमें क्या है, मुझे बताया डेटाबेस का नाम क्या है और उसका मोड क्या है, रीड राइट मोड है। यानी अब हम इस डेटाबेस के अंदर रीड टीएमएल सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये ओपन मोड की जगह रीड ओनली होता है तो हम यहाँ पे इंसर्ट और मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, ना कुछ डिलीट कर सकते थे, खाली हम लोग सिलेक्ट चला सकते हैं इसी केस में जब ये ओपन मोड रीड ओनली होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कनेक्ट करने का तरीका डेटाबेस में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे मेरे पास ये एक प्लगेबल डेटाबेस है APDB नाम से। तो मैंने क्या किया, इसको प्लस @APDB /SSDB और फिर मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। जब मैंने ये स्टेटमेंट चलाया सिलेक्ट नेम कॉमा ओपन मोड फ्रॉम रीड ऑनर डेटाबेस, तो ये मॉडरेट स्टेट में था, यानी रीड राइट मोड में नहीं था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्टो डेटाबेस ओपन करके इसको रीड राइट मोड में लेके आ गया। अब इसके ऊपर मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि एकदम बेसिक तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑरेकल डेटाबेस को। तो यहाँ पर जब मैंने @APDB दिया तो इसने कैसे समझा कि मुझे कहाँ कनेक्ट होना है, कैसे कनेक्ट करना है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं वापस नेटवर्क एडमिन में आ गया हूँ ऑरेकल होम के अंदर, और यहाँ पर एक फाइल है, इसको हम क्या बोलते हैं, TLS-names.org। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपेरेंट नेटवर्क सर्विस, और ये वही फाइल यहाँ पे देखिए, ये मैंने जब APDB लिखा था तो यहाँ से जब मैंने @APDB लिखा तो ये कहाँ गया ढूंढने के लिए, इस फाइल के अंदर आया TLS-names.org में, और उसने क्या ढूंढा, APDB कहाँ लिखा है। तो उसने देखा APDB लिखा है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एड्रेस क्या है, तो उसने ये सब देखा। होस्ट कौन से मशीन या कौन से सर्वर पे कनेक्ट करना है, कौन से पोर्ट पे डेटाबेस इंस्टॉल है, और लिसनर कौन से पोर्ट पे लिसन कर रहा है, इस डेटाबेस की सर्विस का नाम क्या है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो इसमें इंटरनली इस सर्वर पे, इस पोर्ट पर, इस सर्विस नेम पे रिक्वेस्ट सेंड की। तो जब वहाँ से ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई और इसने यूज़र आईडी पासवर्ड भेज दिया तो इसका कनेक्शन सक्सेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब हमने देख लिया है कनेक्शन टू ऑरेकल डेटाबेस कैसे करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। कमांड प्रॉम्प्ट पे जो हमने देखा ऐसा कैसे हम लिनक्स या लिनक्स सिस्टम पे शेल के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे विंडोज़ बेस्ड टूल्स होते हैं जैसे SQL डेवलपर या टोड या और दूसरे टूल्स आते हैं SQLite वगैरह, तो उसमें आपको सेम चीज़ें जो यहाँ पर लिसनर TLS-names.org में दी हुई है, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे डालनी पड़ती है। जैसे होस्ट नेम देना पड़ता है, पोर्ट देना पड़ता है, सर्विस नेम देना पड़ता है, और फिर यूज़र आईडी पासवर्ड सप्लाई करते हैं, तो आपकी SQL विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से हम ऑरेकल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है पार्ट्स ऑफ SQL। पार्ट्स ऑफ SQL क्या है, तो ANSI स्टैंडर्ड के हिसाब से SQL में क्या क्या होना चाहिए। तो SQL के अंदर हम जानते हैं क्या क्या होना चाहिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होना चाहिए, यानी क्रिएट टेबल वगैरह ये सारे स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं।